हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की, और इस एक कंप्लीट वीडियो में हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से रिलेटेड मेन सारे कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं। एक कंप्लीट वीडियो में आपका काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का पूरा रिवीजन यहाँ पर होगा। उसके साथ में जो जेईई 2024 में केटीजी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं उन क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी हम देखेंगे, तो हमको पता चल जाएगा कि केटीजी का वेटेज कितना है और हम उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर वो स्टूडेंट जो अभी 11th का एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर वो 11th पास कर चुके हैं और 11th 12th में आ चुके हैं, तो ऐसे स्टूडेंट के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि लास्ट के जो चैप्टर होते हैं जैसे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है, जैसे थर्मोडायनामिक्स है, एसएचएम है, वेव्स है, ये चैप्टर इतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होते हैं क्योंकि सिलेबस बहुत फास्ट स्पीड में मूव करता है। तो अभी ये एक बार आप वीडियो अगर कंप्लीट देख लेंगे तो पूरा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का आपका रिविजन हो जाएगा। इसके बाद हम थर्मोडायनामिक्स का वीडियो देखेंगे, उसके बाद हम एसएचएम और फिर वेव्स के वीडियोज़ देखेंगे, तो आपका कंप्लीट रिविजन यहाँ पर होने वाला है। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का अगर बात करें तो हमको फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो समझ लेना चाहिए, आइडियल गैस इक्वेशन। अगर हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की बात करें तो हम गैस को आइडियल गैस अजम्पशन लेते हैं, मतलब जो प्रैक्टिकल गैसेस होती है उनको आइडियल कंसिडर करके फिर उनका एनालिसिस करते हैं। कुछ अजम्पशन होते हैं जैसे कि उनका पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होगा वॉल्यूम के कंपैरिजन में, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के कंपैरिजन में जो गैस का मॉलिक्यूल है उसका वॉल्यूम नेग्लिजिबल होगा, वो हमेशा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करेगा। जो कोलिजन होगा वो इलास्टिक कोलिजन होगा। सरफेस दो मॉलिक्यूल के बीच में और कंटेनर की वॉल के बीच में जो भी कोलिजन होगा वो इलास्टिक कोलिजन होगा। तो ये सारे आइडियल गैस अजम्पशन होते हैं और इसके अकॉर्डिंग हम आइडियल गैस इक्वेशन की बात करते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर आपको टॉपिक कॉन्सेप्ट याद रखना है, दैट इज आइडियल गैस इक्वेशन, है ना। हमको याद रखना है आइडियल गैस इक्वेशन। ओके, और आइडियल गैस इक्वेशन के हमारे पास में दो फार्मूले हैं। एक है पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। पहला फार्मूला क्या है? पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। पी यहाँ पर क्या है? आइडियल गैस का प्रेशर। वी यहाँ पर क्या है? वॉल्यूम है। एन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। आर जो है वो आइडियल गैस कांस्टेंट है, और टी यहाँ पर टेम्परेचर है। टेम्परेचर को केल्विन में रखना है आपको, है ना। प्रेशर को आपने पास्कल में रखा या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में रखा, है ना। तो प्रेशर, अगर हम सारी वैल्यूज ध्यान से समझते हैं, अगर इस प्रेशर को आपने पास्कल में रखा, ठीक है, वॉल्यूम को आपने किस में रखा? वॉल्यूम को मीटर क्यूब में रखा, ओके, और टेम्परेचर को केल्विन में रखा, तो आर का जो वैल्यू होता है, आर का वैल्यू होता है 8.31, ठीक है। अच्छा, ये प्रेशर इनटू वॉल्यूम हमेशा जूल होगा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं जूल पर मोल पर केल्विन। ओके, तो ये आर का वैल्यू हुआ, है ना। तो यहाँ पर आर का वैल्यू है, आपको याद रखना है 8.31। इसी गैस यहाँ पर एन जो है वो नंबर ऑफ मोल्स है, ये भी आपको याद रखना है। एन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। ओके, अच्छा, इसी का एक और फॉर्म है, ये फॉर्म नंबर 1 है। इसी का एक और फॉर्म हम देखें तो वो होगा पी वी इज इक्वल टू कैपिटल एन के टी। ओके, ये थोड़ा सा अलग फॉर्म हम यहाँ पर देख रहे हैं, पी वी इज इक्वल टू कैपिटल एन के टी। और यहाँ पर ये जो कैपिटल एन है, पी तो वही है ना, पी वही है। आर यहाँ पर पी जो है वो प्रेशर है, वी यहाँ पर वॉल्यूम है, एन जो है, कैपिटल एन जो है वो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। ओके, यहाँ पर एन क्या है? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके, और अगर हम यहाँ पर एन और कैपिटल एन में रिलेशन देखें तो कैपिटल एन डिवाइडेड बाय एन ए, है ना, एवोगेड्रो नंबर जो होता है, एन ए का वैल्यू आपको पता होगा, एन ए इज इक्वल टू कितना होता है? 6.023 इंटू 10⁻⁴, 6.02 इंटू 10⁻23, है ना। ये एवोगेड्रो नंबर आपको पता होगा। एवोगेड्रो नंबर से अगर टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिलता है? नंबर ऑफ मोल्स। तो ये रिलेशन हमको याद रखना है। तो यहाँ पर अगर आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के टर्म में, अगर आप आइडियल गैस इक्वेशन लिखेंगे तो वो होगा पी वी इज इक्वल टू कैपिटल एन के टी। अच्छा, यहाँ पर अगर हम इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करें, पहले हम देख लेते हैं कि ये के क्या चीज है। के को हम कहेंगे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। क्या होता है के? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो ये जो के है दैट इज दी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट।
ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक कांस्टेंट है जो आपको हमेशा याद रखना है। अभी नहीं, आगे अगर आप इंजीनियरिंग में जाएंगे तो वहाँ पर भी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आपको यूज़ होगा, तो इसलिए आप के का अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ लेना है आपको। अगर हम दोनों इक्वेशन को डिवाइड करें तो हमको क्या मिलता है, हमको मिलता है यहाँ पर अगर डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, जरा ध्यान से देखते हैं। हमको मिलेगा n इंटू आर इज इक्वल टू कैपिटल N इंटू के। ओके, और यहाँ पर अगर हम कैपिटल N का वैल्यू देखें तो वो कितना हो जाएगा, n इंटू आर इज इक्वल टू n स्मॉल n इंटू एन ए इज इक्वल टू के, है ना। टोटल अगर नंबर ऑफ मोल से एवोगेड्रो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, एन से एन यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास में के का वैल्यू कितना आया, के का वैल्यू आया आर डिवाइडेड बाय एन ए। इस के को हम लिखते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसका वैल्यू कितना आया, आर डिवाइडेड बाय। तो अगर हम यहाँ पर इसका वैल्यू देखें तो K इज इक्वल टू आर का वैल्यू कितना है 8.31, है ना, जूल पर मोल पर केल्विन, डिवाइडेड बाय एवोगेड्रो नंबर कितना होता है 6.02 इंटू 10⁻23। जब इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, एक बार कैलकुलेट करके देखिए, वीडियो पॉज कीजिए और कैलकुलेट करके देखिए, 1.38 इंटू 10⁻23 आने वाला है। तो ये हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है जो आपको याद रखना है। ठीक है, ये सारी वैल्यूज याद रखेंगे तो बहुत हेल्पफुल आपके लिए रहेगा। यहाँ पर इसका यूनिट देखें तो इसका यूनिट होगा जूल पर केल्विन। यहाँ पर जूल पर मोल नहीं आता है, जूल पर केल्विन ही आता है केवल, है ना। आर का यूनिट क्या है, जूल पर मोल पर केल्विन, पर यहाँ पर के जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट उसका यूनिट क्या होता है, जूल पर केल्विन, क्योंकि ऑलरेडी यू हैव डिवाइडेड बाय एवोगेड्रो नंबर, है ना, नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर चुके हैं, सो नो नीड टू टेक दिस नंबर ऑफ मोल इन दिस यूनिट, है ना। जब कभी आप कोई भी फिजिकल कॉन्सेप्ट देखें तो उसका यूनिट जो है बहुत ज़्यादा जरूरी जो आपको समझना है। तो यहाँ पर हमने इस आइडियल गैस इक्वेशन के दो फॉर्म देखे, एक हमने देखा पीवी इज इक्वल टू एन आर टी और दूसरा हमने देखा पीवी इज इक्वल टू कैपिटल एन के टी, और कैपिटल एन क्या है यहाँ पर, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ पर आइडियल गैस इक्वेशन सबसे पहला टॉपिक आपको याद रख लेना है। मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम देख रहे हैं इंटरनल एनर्जी, या फिर हम बात कर रहे हैं एनर्जी ड्यू टू ट्रांसलेटरी मोशन। सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, एनर्जी ड्यू टू ट्रांसलेटरी मोशन। ओके, हम नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं एनर्जी, एनर्जी ड्यू टू ट्रांसलेटरी मोशन। ओके, ट्रांसलेटरी मोशन, यहाँ पर इसका पूरा डेरिवेशन हमको देखना होता है, पर अभी हम इसका डेरिवेशन नहीं देख रहे हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला देख रहे हैं, है ना। एनर्जी ड्यू टू ट्रांसलेटरी मोशन तो यू लिखेंगे, और ट्रांसलेटरी मोशन की बात करें तो इट इज इक्वल टू 3/2 इंटू पी वी। ओके, 3/2 इंटू पी वी, या फिर लिख सकते हैं यू इज इक्वल टू 3/2 इंटू एन आर टी। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम एक नया कॉन्सेप्ट और देखें जो कि है कॉन्सेप्ट ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो वो भी हम लिख लेते हैं। सबसे पहले आपको ये याद रख लेना है, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द एनर्जी ड्यू टू द ट्रांसलेटरी मोशन, एनर्जी ड्यू टू द ट्रांसलेटरी मोशन यू हैव टू यूज एनआरटी 3/2 एनआरटी, और u इज इक्वल टू 3/2 p इंटू वी भी आप लिख सकते हैं, है ना। इसका यूनिट क्या होगा, जूल। अगर हम यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम का कॉन्सेप्ट देखें जो कि हमको देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, अगर हम यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम का कॉन्सेप्ट देखें, ठीक है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है नंबर ऑफ डायरेक्शन, नंबर ऑफ डायमेंशन इन विच एनी पार्टिकल कैन मूव इंडिपेंडेंटली, है ना। जैसे कि एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इट विल नॉट डिपेंड ऑन वाई एंड जेड डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो वो एक्स और जेड पे डिपेंड नहीं करेगा, जेड डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो। यहाँ पर अगर हम ट्रांसलेटरी मोशन की बात करें तो वो एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और z डायरेक्शन में इंडिपेंडेंटली मूव कर सकता है। पहले आप डिग्री ऑफ फ्रीडम का डेफिनेशन लिख लीजिए, आप लिखेंगे नंबर ऑफ डायरेक्शन, या फिर डायमेंशन बोल सकते हैं, डायमेंशन, नंबर ऑफ डायमेंशन इन विच एनी पार्टिकल कैन मूव इंडिपेंडेंटली। ये जो लास्ट वाला वर्ड है ये बहुत ज्यादा जरूरी जो आपको समझना है, इंडिपेंडेंटली। ठीक है,
इंडिपेंडेंटली। तो ये लास्ट वर्ड बहुत ज़्यादा जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको यहाँ पर समझना है। इंडिपेंडेंटली मतलब कि एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करना चाहिए। तो अगर हम केवल ट्रांसलेटरी मोशन की बात करें, जिससे कोई मॉलिक्यूल है तो एक्स डायरेक्शन में अगर मूव करता है तो वाई और जेड पर डिपेंड नहीं करेगा, अगर वो वाई डायरेक्शन में मूव करता है तो एक्स और जेड पर डिपेंड नहीं करेगा, और जेड डायरेक्शन में मूव करता है तो वो अगर जेड डायरेक्शन में मूव करता है तो एक्स और वाई पर डिपेंड नहीं करेगा। तो इसको हम कहेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम। ओके, तो यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास में एक फॉर्मूला है एफ। डिग्री ऑफ फ्रीडम को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एफ इज इक्वल टू 3n माइनस बी, है ना, 3n माइनस बी। अब यहाँ पर कैपिटल एन क्या चीज है? यहाँ पर कैपिटल एन क्या चीज है? तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला एफ इज इक्वल टू 3n माइनस बी है। अब यहाँ पर कैपिटल एन क्या है? दैट इज द नंबर ऑफ एटम। कितने उस मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम है। ओके, यहाँ पर ये एन क्या चीज है? ये कैपिटल एन है नंबर ऑफ एटम। ओके, ये क्या है? नंबर ऑफ एटम्स। ओके, और बी को हम कह सकते हैं नंबर ऑफ कनेक्टिविटी या फिर सिग्मा बॉन्ड, है ना। आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। ओके, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पर ये डिग्री ऑफ फ्रीडम का हमारे पास फॉर्मूला आया। ठीक है, अब हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या चीज़ है वो देखा, नंबर ऑफ डायमेंशन इन विच एनी पार्टिकल मूव इंडिपेंडेंटली। ओके, लाइक अगर हमारे पास मोनो एटॉमिक पार्टिकल है, मोनो एटॉमिक गैस है, तो वो 3 डायमेंशन में इंडिपेंडेंटली मूव कर सकती है। वो एक्स डायरेक्शन में जा सकता है, वो वाई डायरेक्शन में जा सकता है, वो जेड डायरेक्शन में जा सकता है। ओके, तो अगर हम यहाँ पर नया स्लाइड लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर देख रहे हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्या देख रहे हैं? डिग्री ऑफ फ्रीडम। ओके, डिग्री ऑफ फ्रीडम। ओके, अच्छा, डिग्री ऑफ फ्रीडम में हमारे पास फॉर्मूला क्या आया? एफ इज इक्वल टू 3n माइनस बी। क्या आया? 3n माइनस बी। और n क्या है? नंबर ऑफ एटम। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं मोनो एटॉमिक की, ठीक है, किसकी बात करते हैं? मोनो एटॉमिक गैस की। मोनो एटॉमिक गैस जिसमें एक ही मॉलिक्यूल होगा, जैसे इनर्ट गैस जो होती है, जैसे हीलियम है, ठीक है ना। तो ये एक मोनो एटॉमिक गैस है ना। मोनो एटॉमिक गैस में n का वैल्यू कितना होगा? बताओ, n का वैल्यू तो 1 होगा। अच्छा बताओ, b का वैल्यू कितना होगा? बॉन्ड तो होना ही नहीं है वहां पर, तो 0। ठीक है, अगर हम यहाँ पर वैल्यू पुट करें तो f इज इक्वल टू 3 इंटू 1 माइनस 0, मतलब कि आया आंसर 3। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला हो गया 3। ओके, कितना हो गया? 3। पहला कॉन्सेप्ट, सॉरी, डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनोएटॉमिक गैस के लिए कितना आया? 3 आया। तो ये आपको फार्मूला याद रख लेना, ये वैल्यू आपको याद रख लेना फॉर द डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर मोनोएटॉमिक गैस इक्वल टू 3, क्योंकि यहाँ पर मोनोएटॉमिक गैस 3 डायमेंशन में इंडिपेंडेंटली मूव कर सकता है ना। क्योंकि और यहाँ पर ये बात ध्यान रखना है कि मोनोएटॉमिक गैस केवल ट्रांसलेटरी मोशन ही परफॉर्म करेगा। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम ये क्या है? ओनली फॉर ट्रांसलेटरी मोशन। ये किसके लिए है? ओनली फॉर ट्रांसलेटरी मोशन, ओनली फॉर ट्रांसलेटरी मोशन, ओनली फॉर ट्रांसलेटरी मोशन। तो ये हमने देखा। ठीक है, अगर हम डायटोमिक गैस की बात करेंगे, आप कंपैरेटिव एनालिसिस देखेंगे तो थोड़ा और अच्छे से आपको समझ में आएगा। अगर हम डायटोमिक गैस की बात करें, अगर हम डायटोमिक गैस की बात करें, तो डायटोमिक गैस में आप बताइए 2 मॉलिक्यूल होंगे, है ना, 2, जैसे N2 हो गया, जैसे H2 हो गया, है ना। तो ये डायटोमिक, जैसे O2 हो गया, ये डायटोमिक गैस है जिसमें 2 मॉलिक्यूल होंगे और एक बॉन्ड होगा, है ना। तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड तो एक ही होगा, है ना। तो यहाँ पर n का वैल्यू कितना हो गया? n का वैल्यू 2 हो गया, और b का वैल्यू कितना हो गया? 1 हो गया। तो f का वैल्यू कितना आएगा? फार्मूले में वैल्यू पुट करो तो 3 इंटू 2 माइनस 1, तो कितना आया? 5। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम डायटोमिक गैस का कितना होता है? 5 होता है। अभी हम वाइब्रेशनल मोड की बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल ट्रांसलेटरी मोशन और रोटेशनल मोशन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसको लिखेंगे 3 + 2। अब ऐसा क्यों लिखा? अब ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो किसके लिए है? ये 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रांसलेटरी मोशन के लिए, फॉर ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक है, और ये जो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, 2 जो बचा हुआ, टोटल कितना है? 5। तो 5 में से 3 किसके लिए है? ट्रांसलेटरी मोशन के लिए, और 2 किसके लिए है? फॉर रोटेशनल मोशन, फॉर रोटेशनल मोशन।
ठीक है, किसके लिए है? रोटेशनल मोशन के लिए। यहाँ पर डायटोमिक गैस में 2 एक्सिस के अबाउट वो रोटेट कर सकता है ना, तो यहाँ पर 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम वहाँ पर आती है एक्स्ट्रा। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ गया? 5। ट्रांसलेटरी मोशन के लिए हमेशा 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा और रोटेशनल मोशन के लिए 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। ठीक है, डायटोमिक गैस के लिए। तो यहाँ पर ये वाला और कॉन्सेप्ट हमने देखा। अगर हम थर्ड केस देखते हैं, थर्ड केस में हम क्या देखेंगे? ट्राइएटॉमिक गैस की बात। अगर हम ट्राइएटॉमिक गैस की बात करें तो वहां पर थर्ड केस देख रहे हैं ना हम, तो थर्ड केस हम देख रहे हैं, जस्ट अ मिनट, थर्ड केस ट्राइएटॉमिक गैस। ट्राइएटॉमिक, अगर ट्राइएटॉमिक गैस की बात करें तो वहां पर 2 केस होगा। पहला होगा लीनियर मॉलिक्यूल, है ना, पहला क्या होगा? लीनियर मॉलिक्यूल, है ना, जैसा ये लीनियर मॉलिक्यूल ऐसा, है ना। तो यहाँ पर n का वैल्यू कितना हो गया बताओ? 3। और b का वैल्यू कितना हो गया? 2। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा? F इक्वल टू 3 इंटू 3 माइनस 2, क्योंकि हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला क्या है? F इज इक्वल टू 3n माइनस बी, और वही फार्मूले में हमने वैल्यू पुट किया है ना। तो ये हो जाएगा 9 माइनस 2, दैट इज इक्वल टू 7। सो फॉर दिस काइंड ऑफ लीनियर मॉलिक्यूल हाउ मेनी डिग्री ऑफ फ्रीडम्स? 7। तो 7 में से हम लिखेंगे 3 प्लस 4। ओके, तो ये 3 किसके लिए है? 3 फॉर दी ट्रांसलेटरी मोशन, तो ये है ट्रांसलेटरी मोशन के लिए। और 4 किसके लिए है? 4 किसके लिए है? रोटेशनल मोशन के लिए। ठीक है, रोटेशनल मोशन के लिए। सो दिस कॉन्सेप्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू रिमेंबर। अगर ये कॉन्सेप्ट आपने याद रखे हैं तो आपका काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस और थर्मोडायनामिक्स भी बहुत इम्प्रूव हो जाएगा, क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट वहाँ पर यूज होने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने क्या देखा? मोनोटॉमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है? 3 होता है। डायटोमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होता है, और 5 में से 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम रोटेशनल मोशन के लिए, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम किसके लिए होगा? ट्रांसलेटरी मोशन के लिए। अब यहाँ पर अगर हम ट्राइएटॉमिक की बात करें तो पहले हमने लीनियर केस देखा, 3 किसके लिए? ट्रांसलेटरी मोशन के लिए, 4 किसके लिए? रोटेशनल मोशन के लिए। अब सेकंड देखेंगे ट्रायंगुलर मॉलिक्यूल। अगर हम ट्रायंगुलर मॉलिक्यूल की बात करें, मतलब कि अब वो ऐसा ट्रायंगल बना के बैठा हुआ है ना, ऐसा ट्रायंगुलर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम F इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 इंटू 3 माइनस 3, क्योंकि B का वैल्यू कितना हो गया? 3, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, है ना। फिर हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, 3 प्लस 3, है ना। और ये 3 किसके लिए? ट्रांसलेटरी मोशन के लिए, और ये 3 किसके लिए? रोटेशनल मोशन के लिए। तो ऐसे आप डिग्री ऑफ फ्रीडम के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं, है ना। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम के कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हम यहाँ पर इस डिग्री ऑफ फ्रीडम की हेल्प से नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखेंगे, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। और वहाँ पर जो ट्रांसलेटरी मोशन के लिए हमने देखा, उसी के कॉन्सेप्ट से हम टोटल इंटरनल एनर्जी की भी बात कर सकते हैं। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमको देखना है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास में आता है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। ओके, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन, इक्विपार्टीशन, ओके, ऑफ एनर्जी। ऑफ एनर्जी मतलब कि हर डिग्री ऑफ फ्रीडम का एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है। ये क्या कह रहा है? एवरी डिग्री ऑफ फ्रीडम हैविंग 1/2 nRT एनर्जी। ओके, तो हम ये लिख लेते हैं, एवरी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? ये इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, एवरी डिग्री ऑफ फ्रीडम, ओके, डिग्री ऑफ फ्रीडम having 1/2 nRT एनर्जी, ओके, एनर्जी, है ना। और ये कहाँ से आया? अगर हम ट्रांसलेटरी मोशन की बात करें, और ट्रांसलेटरी मोशन में तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होती है ट्रांसलेटरी मोशन के लिए, और उसके लिए एनर्जी कितनी होती है? उसके लिए एनर्जी होती है 3/2 nRT। सेम एज इट इज हर एक के लिए, अगर 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए 3/2 nRT होते तो सिंगल के लिए कितना होगा? 1/2 nRT। एफ के लिए कितना होगा? F/2 nRT। सो द टोटल एनर्जी, इसको हम इंटरनल एनर्जी भी कहेंगे, क्योंकि आइडियल गैस में और कोई एनर्जी की तो हम बात करते ही नहीं है। आइडियल गैस के लिए बात कर रहे हैं, ना तो वहाँ पर कोई इंट्रैक्शन एनर्जी होती है, ना कोई इलास्टिक एनर्जी होती है, कोलिजन के लिए कोई एनर्जी वहाँ पर हम यूज़ नहीं करते हैं। तो वहाँ पर केवल हम काइनेटिक एनर्जी को ही इंटरनल एनर्जी
कंसिडर करते हैं। तो ये हो जाएगा U इज इक्वल टू F/2 nRT, या फिर आप लिख सकते हैं F/2 इंटू PV, है ना। जैसे कि अगर हम बात करें मोनो एटॉमिक के लिए, ठीक है, मोनो एटॉमिक के लिए अगर हम बात करें तो एनर्जी कितना हो जाएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है 3, तो 3/2 nRT। ओके, अगर हम डायटोमिक के लिए बात करें, अगर हम डायटोमिक के लिए बात करें तो डिग्री ऑफ फ्रीडम U इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सॉरी एनर्जी कितना हो जाएगा 5/2 nRT, है ना। और अगर हम ट्राइएटॉमिक की बात करें, और ट्राइएटॉमिक में तो हमने दो केस देखे थे, है ना। एक हमने देखा था लीनियर केस, हमने देखा था लीनियर, और जहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 था तो एनर्जी कितना हो जाएगा 7/2 nRT। ओके, और अगर हमने ट्राइंगुलर केस देखा है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, वहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना था 6, है ना, तो वो हो जाएगा 6/2 nRT इज इक्वल टू 3 nRT। ओके, है ना। जब हम डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ते हैं तो हमको एक बात और ध्यान रखना है कि यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम हम केवल और केवल ट्रांसलेटरी मोशन और रोटेशनल मोशन के लिए कंसिडर करते हैं, पर अगर अगर वहाँ पर वाइब्रेशनल मोड भी अवेलेबल है, वाइब्रेशनल मोशन के कारण भी डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, पर वो केवल हाई टेम्परेचर पे होता है। अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हमने बढ़ा दिया तो ही हमको वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी कंसिडर करना होता है, और हम एक्स्ट्रा टू डिग्री ऑफ फ्रीडम उसमें ऐड कर देते हैं। जैसे कि वन मोनोटॉमिक की बात की तो मोनोटॉमिक के लिए कितना हो जाएगा 3 + 2 5 हो जाएगा, डायटोमिक के लिए 5 + 2 7 हो जाएगा। ओनली फॉर दी हाई टेम्परेचर 2 extra degree of freedom we have to add for the vibrational mode. Okay, so it is very important concept that you have to remember. Okay, तो ये आप यहाँ पर चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक है, at very high temperature, at very high temperature, okay, extra 2 degree of freedom एड करना होता है फॉर वाइब्रेशनल मोड, है ना। किसके लिए, वाइब्रेशनल मोड के लिए हमको एक्स्ट्रा डिग्री ऑफ फ्रीडम ऐड कर देना होता है। तो ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आपको ये कॉन्सेप्ट जरूर याद रखना है। नेक्स्ट स्लाइड पे हम जाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी हमने क्या देखा, हमने यहाँ पर देखा डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या चीज होती है, हमने देखा एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हमने यहाँ पर देखा आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है। ये तीन कॉन्सेप्ट हमने देख लिया। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम देख रहे हैं, दैट इज दी आरएमएस स्पीड। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम क्या देख रहे हैं, आरएमएस स्पीड। ओके, तो आरएमएस स्पीड की अगर हम बात करें, जिसको हम लिखते हैं वीआरएमएस, आरएमएस स्पीड की अगर हम बात करें तो उसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर है कि यहाँ पर हर एक मॉलिक्यूल का वेलोसिटी अलग अलग होगा, हर एक मॉलिक्यूल का स्पीड अलग अलग होगा, पर यहाँ पर एवरेज स्पीड निकालकर हम एनर्जी की बात नहीं कर सकते हैं। आरएमएस स्पीड हमको क्या देता है, हमको एनर्जी का कॉन्सेप्ट देता है। अगर हम यहाँ पर आरएमएस स्पीड का फार्मूला देखें तो आरएमएस स्पीड का फार्मूला होता है √3RT डिवाइडेड बाय कैपिटल M, और कैपिटल M नॉट लिखते हैं, दिस इज द मॉलिक्यूलर मास। ओके, यहाँ पर आरएमएस स्पीड का अगर फुल फॉर्म देखें तो आरएमएस है ना, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, क्या होगा, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। ओके, तो यहाँ पर हमको रिवर्स डायरेक्शन में चलना है। कॉन्सेप्ट जरा ध्यान से समझना है, रिवर्स डायरेक्शन में चल रहा है। सबसे पहले हमको हर एक वेलोसिटी का, हर एक स्पीड का, मॉलिक्यूल की हर एक स्पीड का स्क्वायर करना है, फिर उसका मीन निकालना है, और उसके बाद क्या करना है, रूट लेना है ना। तो वीआरएमएस को अगर हम समझे तो वो क्या होगा, जैसे V1 तो उसका स्क्वायर, फर्स्ट मॉलिक्यूलर का वेलोसिटी, V2 सेकेंड मॉलिक्यूलर का वेलोसिटी, थर्ड मॉलिक्यूल का वेलोसिटी, है ना। इन सब का स्क्वायर करके n मॉलिक्यूल अगर है तो उन सब का स्क्वायर करके ऐड कर देना है, और इसका मीन निकालना है ना। पहले स्क्वायर फिर मीन, तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड, और उसके बाद इसका रूट ले लेना है। तो ये मतलब होता है आरएमएस स्पीड का, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, है ना। तो वीआरएमएस का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, वीआरएमएस का फार्मूला हमारे पास में होता है
√3RT/m0। इसे हम डिराइव भी कर सकते हैं, पर अभी आपको केवल ये फार्मूला याद रखना है। यहाँ पर स्पेशल पॉइंट आपको याद रखना है, इसके और भी अलग बहुत सारे हमारे पास वर्जन है। स्पेशल कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि दिस RMS स्पीड डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। किस पे डिपेंड करता है? ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, प्रेशर और वॉल्यूम पर डिपेंड करेगा, पर वो अलग तरीके से। वहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा, ठीक है, तो टेम्परेचर पे ही डिपेंड करता है, ये आपको ध्यान रखना है। टेम्परेचर के रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। RMS स्पीड किस पे डिपेंड करता है? रूट ऑफ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। यहाँ पर m0 क्या है? दिस m0 इज मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, ये क्या है? मॉलिक्यूलर मास। बाकी सारे आपको कॉन्सेप्ट पता होंगे कि 3R क्या चीज़ है, T क्या चीज़ है, m0 यहाँ पर। एक और फार्मूला आप लिख सकते हैं, अगर यहाँ पर आप 3RT और RT का वैल्यू लिखे तो इसको हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? √3p/ρ। ओके, P यहाँ पर प्रेशर है और रो यहाँ पर क्या है? डेंसिटी। क्या है? डेंसिटी। अब ये कहाँ से आया, ये कैसे लिखा, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप समझ सकते हैं कि अगर हमने यहाँ पर PV इज इक्वल टू nRT लिखा है ना, तो PV इज इक्वल टू n का वैल्यू क्या लिख सकते हैं? गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू RT, है ना। तो यहाँ पर अगर P और इस V को हम डिवाइड कर दें, है ना, तो V को डिवाइड करेंगे तो मास अपॉन वॉल्यूम दैट इज इक्वल टू डेंसिटी RT/m0 एज इट इज, है ना। तो यहाँ पर इसको हम क्या लिख सकते हैं? डेंसिटी। तो हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन का एक और फॉर्म आया, P इज इक्वल टू ρRT डिवाइडेड बाय m0। तो यहाँ पर हम P/ρ इज इक्वल टू RT/m0 लिख सकते हैं, है ना। तो हमारे पास एक और इक्वेशन आ गया, वो क्या आ गया? VRMS इज इक्वल टू 3, ये तो हम लिख ही चुके हैं पहले, तो यहाँ पर 3p/ρ भी लिख सकते हैं RT/m0 को। तो VRMS का एक और फॉर्मूला हमारे पास में आया, है ना। मेरे प्यारे बच्चों, हम केवल वही कॉन्सेप्ट देख रहे हैं जो आपकी हेल्प करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ओके, आगे हम बात करते हैं। यहाँ पर हमारे पास में एक और फॉर्मूला है RMS स्पीड का, है ना। एक और फॉर्मूला क्या है? वो है 3kT/m, है ना, 3kT/m, 3kT/m। और ये स्मॉल m क्या चीज़ है? स्मॉल m यहाँ पर है मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल, मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल। ओके, अच्छा, यहाँ पर ये फार्मूला भी हम समझ सकते हैं, ये भी डिराइव कर सकते हैं। कैसे डिराइव कर सकते हैं? कि यहाँ पर R का वैल्यू आप पुट करो, है ना, सॉरी, यहाँ पर K का वैल्यू पुट कर दो R/NA, और NA इंटू M इज इक्वल टू m0। m0 क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? मास ऑफ 1 मोल गैस। ओके, 1 मोल एटम, 1 मोल एटम या 1 मोल मॉलिक्यूल का जो मास होगा उसको हम क्या कहेंगे? मॉलिक्यूलर मास कहेंगे। तो यहाँ पर इस m का मतलब सिंगल मॉलिक्यूलर के मास में एवोगाड्रो नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब k इस k को R/Na लिखेंगे तो Na यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, तो वो m0 हो जाएगा। तो ये फार्मूला भी आप यहाँ पर समझ सकते हैं। तो ये तीनों फार्मूले आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। इसको हम डिराइव भी कर सकते हैं, पर अभी हम डेरिवेशन नहीं देख रहे हैं, अभी आपको केवल ये फार्मूला समझना है। यहाँ पर आपको RMS स्पीड का कॉन्सेप्ट समझना है कि होता क्या है, उसके बाद ये 3 फार्मूले देखना है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो RMS स्पीड में चेंज होता है। ओके, वो चेंज कैसे होता है वो हम यहाँ से देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देख रहे हैं एवरेज। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा हमने RMS स्पीड का फार्मूला देखा, हमने एवरेज स्पीड का फार्मूला भी हम लिख सकते हैं, है ना। एवरेज स्पीड, अच्छा, एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट तो हमको यहाँ पर बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर एवरेज स्पीड की बात करें, मतलब कि V1 प्लस V2 प्लस V3, ऐसे जितने भी मॉलिक्यूल है उन सब का एवरेज निकाल दो डिवाइडेड बाय n, यही होगा एवरेज स्पीड, है ना। तो RMS स्पीड और एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट अलग अलग तरीके से आपको समझना पड़ेगा। अगर इसका फार्मूला हम देखें, जैसे RMS का हमने फार्मूला देखा था, ऐसे ही हम एवरेज का फार्मूला भी डायरेक्टली देख सकते हैं। तो वो क्या होगा? वो होगा √8RT डिवाइडेड बाय πm0, है ना। यहाँ पर ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा, ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा, एवरेज स्पीड का फार्मूला। या फिर आप लिख सकते हैं क्या? आप लिख सकते हैं 8p
डिवाइडेड बाय पाई रो, या फिर आप कैसे लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 8 kT डिवाइडेड बाय स्मॉल m। अब यहाँ पर रो क्या चीज है, आपको पता है डेंसिटी है, m क्या है, स्मॉल m क्या है, स्मॉल m एक सिंगल मॉलिक्यूल का मास है, ठीक है। और m नॉट क्या है, मॉलिक्यूलर मास, क्या मास है, k क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जिसका वैल्यू कितना होता है 1.38 इंटू 10⁻⁻23। r यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर है, टेम्परेचर क्या है यहाँ पर वो भी आपको पता है, T टेम्परेचर है, P यहाँ पर प्रेशर। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। इसी के साथ में आपको एक और कॉन्सेप्ट याद रखना है, दैट इज दी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ये भी आपको याद रखना है। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या चीज़ है, अब मोस्ट प्रोबेबल स्पीड में हमको वो स्पीड जिससे मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं, ठीक है। इट इज़ नॉट दी मैक्सिमम स्पीड, किसी पार्टिकल का मैक्सिमम स्पीड नहीं है, वो स्पीड है जिससे मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं। तो इसका डेफिनेशन थोड़ा सा अलग से हमको लिखना है। इट इज़ दी स्पीड with which maximum number of molecules are moving, ओके। वो स्पीड जिससे मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मूव कर सकते हैं। जैसे कि हमारी क्लास में 50 स्टूडेंट है और 50 स्टूडेंट में से 60% मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट लेकर आते हैं, तो 60% जो है वो मोस्ट प्रोबेबल परसेंटेज है। ऐसे ही अगर अलग अलग मॉलिक्यूल अलग अलग स्पीड से मूव कर रहे हैं, है ना, तो ऐसी स्पीड जिससे मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं वो होगी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, ओके। और इसका फार्मूला क्या होगा, इसको MP लिख देते हैं। इसका फार्मूला क्या होगा, इसका फार्मूला होगा √2RT डिवाइडेड बाय कैपिटल M नॉट, ओके। यहाँ पर 3 की जगह पर 2 आता है ना। अब ये सबसे कम होता है, अगर हम तीनों को कंपेयर करें तो सबसे कम स्पीड जो होता है मोस्ट प्रोबेबल कहते हैं, मोस्ट प्रोबेबल पर होता सबसे कम है ना। तो अगर हम इनको अरेंज करें तो अरेंज भी यहाँ पर आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हो जाएगा √2KT डिवाइडेड बाय स्मॉल m, या फिर आप एक और फार्मूला लिख सकते हैं 2P डिवाइडेड बाय रो, ठीक है। अब आप यहाँ पे कह सकते हैं कि सर जो RMS स्पीड है या मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है या एवरेज स्पीड है वो प्रेशर पे भी डिपेंड करती है, आप खुद ही फार्मूला लिख रहे हैं, है ना। तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि प्रेशर के रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर डेंसिटी भी डिनोमिनेटर में है। तो अगर आप प्रेशर चेंज करते हैं तो वॉल्यूम भी चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज करेंगे तो डेंसिटी चेंज होगा, इसलिए आप ऐसा नहीं कहेंगे कि इट विल डिपेंड ओनली ऑन प्रेशर, ठीक है। वो टेम्परेचर पे जरूर डिपेंड करती है, इट इज डिपेंड ओनली ऑन टेम्परेचर, यू कैन से केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। और कैसे, √T के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अगर टेम्परेचर आपने 4 टाइम्स कर दिया केल्विन में तो हम कह सकते हैं कि RMS स्पीड डबल हो सकती है, एवरेज स्पीड डबल हो जाएगी, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड भी डबल हो जाएगी। यहाँ पर अगर हम देखें तो RMS का वैल्यू सबसे बड़ा होता है, उसके बाद हमारे पास एवरेज स्पीड आता है और सबसे लास्ट में हमारे पास में आता है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ये ऑर्डर आपको याद रखना है। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड आप कह रहे हो पर है वो सबसे कम। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का क्या मतलब है, ऐसी स्पीड जिससे मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने बेसिक कॉन्सेप्ट देखा। अब अगर हम आइडियल गैस इक्वेशन की बात करें तो आइडियल गैस इक्वेशन में हमारे पास में उसको डिराइव करने के लिए हमारे पास में कुछ लॉज होते हैं जिनको हम बोलते हैं गैसेस लॉ, ओके। जैसे कि बॉयल्स लॉ होता है, चार्ल्स लॉ होता है, गेलुसॉक्स लॉ होता है, ठीक है। तो ये लॉज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तभी है जब इनके ग्राफ आप अच्छे से समझ लें, है ना। जैसे कांस्टेंट प्रेशर है तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये सारे कॉन्सेप्ट हम थर्मोडायनेमिक्स में देखने वाले हैं, तो इनको अभी हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं, पर इनकेस अगर क्वेश्चन आता है तो हम जरूर आपको सॉल्व करवाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर बात करेंगे अब अगर किसी सिस्टम को हम हीट देते हैं तो क्या होगा। तो नेक्स्ट हम कॉन्सेप्ट देख रहे हैं हीट का, है ना। यहाँ पर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या देख रहे हैं हम, हीट का कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, ठीक है। हीट को हम रिप्रेजेंट करेंगे Q से, ओके, या फिर डेल्टा Q से, क्योंकि हीट एक्सचेंज की बात कर रहे हैं, कितना हीट एक्सचेंज हुआ, तो डेल्टा Q, है ना। अब किसी बॉडी को हीट देना है अगर हमको, तो वो किस बात पे डिपेंड करेगी, वो डिपेंड करेगी कि कितना टेम्परेचर हम इंक्रीज कर रहे हैं, और डिपेंड करेगी उसका मास कितना है या फिर उसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं।
तो यहाँ पर डेल्टा क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल, है ना। जितना ज़्यादा नंबर ऑफ मोल होगा, जितना ज़्यादा अमाउंट में गैस होगा, उतना ज़्यादा हीट आपको देना पड़ेगा, है ना। और डेल्टा क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी, जितना ज़्यादा टेम्परेचर आपको इंक्रीज करना है उतना ज़्यादा हीट आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पर इन दोनों को अगर कंबाइन करते हैं तो एक कॉन्स्टेंट हमारे पास में आता है NC डेल्टा टी, और इस C को हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट। क्या कहेंगे? मोलर स्पेसिफिक हीट। क्या कहेंगे? मोलर स्पेसिफिक हीट। हम कहेंगे इसको मोलर स्पेसिफिक हीट। और इसका यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट होगा जूल पर मोल पर केल्विन। जैसे K का यूनिट था ना, R का यूनिट था ना, ऐसे ही इस C का भी यूनिट होगा मोलर स्पेसिफिक हीट। अब ये फार्मूला हम समझ गए NC डेल्टा टी। अब यहाँ पर अगर हम गैसीय सिस्टम की बात करते हैं तो गैसीय सिस्टम में इस C के अलग अलग फॉर्म होंगे। जैसे फर्स्ट अगर हम देखें, एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर, ओके। अगर आपने यहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर पर किसी सिस्टम को हीट दिया है तो यहाँ पर आप C को लिखेंगे Cp। क्या लिखेंगे? Cp, है ना। मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। क्या लिखेंगे? मोलर स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर, ओके। तो मोलर स्पेसिफिक एट कांस्टेंट प्रेशर हो गया। अब यहाँ पर सेकंड केस आप देखेंगे Cv का, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर हम एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर देखें, ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम पर देखें तो उसको लिखेंगे Cv। क्या लिखेंगे? Cv। तो Cp क्या हुआ, Cv क्या चीज हुआ, ये आपको समझ में आया। हमारे पास में थर्ड केस होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, है ना। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर अगर हम देखेंगे तो डेल्टा टी तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, है ना। और डेल्टा टी 0 हो जाएगा तो अगर हम यहाँ पर C का वैल्यू निकालें, C का वैल्यू क्या होगा? डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय N डेल्टा टी। और डेल्टा टी का वैल्यू 0 होगा तो Ct इसको लिखेंगे तो Ct का वैल्यू कितना आ जाएगा? इन्फिनिटी आ जाएगा। तो ये एक छोटा सा नया कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ जो आपको ध्यान से समझना है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर मोलर स्पेसिफिक हीट इन्फिनिटी होता है। कितना होता है? इन्फिनिटी होता है। और एक और फोर्थ केस आप देखो, डेल्टा क्यू इक्वल टू 0, मतलब कि एडियाबेटिक प्रोसेस, इसको हम कहेंगे एडियाबेटिक। अगर हम एडियाबेटिक प्रोसेस की बात करें तो एडियाबेटिक प्रोसेस में Ca कितना होगा? 0 होगा, है ना। तो हमारे पास में 4 प्रोसेस हमने देखा, और भी बहुत सारे पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस भी होती है, ठीक है। उसके लिए हम स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट करेंगे, पर वहाँ पर हमको थर्मोडायनेमिक्स का कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पर हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि Cp क्या चीज़ होता है और Cv क्या चीज़ होता है। Cp क्या होता है? मोलर स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। और Cv क्या चीज़ होता है? मोलर स्पेसिफिक हीट, सॉरी, Cp होता है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, और Cv होता है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। तो ये आपको ध्यान से याद रखना है, ये दो चीज तो आपको बिल्कुल याद रखना है। इसके साथ में हम एक और चीज डिफाइन करते हैं, दैट इज दी गामा, है ना। गामा, गामा क्या चीज होता है? Cp डिवाइडेड बाय Cv। तो गामा को आप क्या कहेंगे? रेशियो ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू द कांस्टेंट वॉल्यूम। क्या लिखेंगे? रेशियो ऑफ, गामा क्या चीज होती है? रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू दी कांस्टेंट वॉल्यूम, ओके, कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर गामा क्या चीज है, यहाँ पर Cp क्या चीज है, Cv क्या चीज है, ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ लेना है। अब यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट हमको ध्यान से समझना है कि इस गामा की अगर हम बात करें, ठीक है, तो गामा और डिग्री ऑफ फ्रीडम में एक रिलेशन होता है। तो अगर हम यहाँ पर रिलेशन देखें जो मैं डायरेक्टली आपको बता रहा हूँ, दिस गामा इज इक्वल टू 1+2/f, ठीक है, ये आपको याद रखना है। गामा इज इक्वल टू 1+2/f। तो यहाँ पर अलग अलग टाइप की गैस के लिए आप गामा फाइंड कर सकते हैं, जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। तो यहाँ पर हम अगर गामा की बात करें, है ना, तो पहला अगर हम देखें मोनो एटॉमिक गैस,
है ना। मोनो एटॉमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, 3 होगा, तो गामा कितना होगा 1 + 2/3 मतलब कि 5/3, है ना। आप डायरेक्टली यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप डायटोमिक गैस की बात करें, अगर आप डायटोमिक गैस की बात करें तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, F = 5, तो गामा कितना हो जाएगा, गामा यहाँ पर हो जाएगा 1 + 2/5, है ना, मतलब कि 7/5। ओके, अगर हम यहाँ पर ट्राइटोमिक की बात करें, पर उसकी अभी हम यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसमें आप केवल डायरेक्ट फार्मूला फार्मूले में वैल्यू पुट करके आप निकाल सकते हैं, और इतना इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि उस पर बेस इतने क्वेश्चन आते नहीं हैं। ठीक है, हम यहाँ पर अगर सीपी की बात करें तो सीपी का फार्मूला हमारे पास गामा के टर्म में होता है गामा R / गामा -1, और अगर सीवी की बात करें तो हमारे पास फार्मूला होता है R / गामा -1। तो ये फार्मूले भी आपको अच्छे से समझ लेना है ना, अच्छे से याद रख लेना है। अगर हम गामा की हेल्प से सीपी और सीवी का वैल्यू फाइंड करें तो ये आपको समझ लेना है। अगर हम यहाँ पर सीवी की बात करें तो सीवी को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं F/2 R। क्या लिख सकते हैं, F/2 R, है ना, क्योंकि हमारे पास में जो इंटरनल एनर्जी का चेंज है दैट इज डेल्टा U, वो होता है, वो कितना होता है, वो होता है NCV∆T, है ना। ये आपको थर्मोडायनेमिक्स में और अच्छे से समझाऊंगा मैं कि इंटरनल एनर्जी के लिए आप हमेशा एक फार्मूला यूज करेंगे NCV∆T। कोई भी गैस हो, कोई भी प्रोसेस हो, अगर हम यहाँ पर इंटरनल एनर्जी की बात करें तो दैट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू NCV∆T। जैसे इंटरनल एनर्जी इज द स्टेट फंक्शन, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, प्रोसेस पर डिपेंड नहीं करता है, केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। तो डेल्टा U इज इक्वल टू NCV∆T हो गया, है ना। और हमको पता है डेल्टा ये तो कितना होता है F/2 nRT होता है, डेल्टा टी भी लिख सकते हैं अगर चेंज की बात करें। तो यहाँ पर हमारे पास सीवी का फार्मूला आया F/2 R, है ना। तो अब यहाँ से हम सारे कॉन्सेप्ट देख सकते हैं, है ना। अगर हम यहाँ पर मोनो एटॉमिक गैस की जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ ना, अगर आपने याद रख लिया ना तो 100% एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। तो यहाँ पर अगर हमने गामा देख लिया, हमने एफ देख लिया, गामा देख लिया, अगर हम सीवी की बात करें तो CV इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, मोनो एटॉमिक के लिए कितना हो जाएगा, F का वैल्यू यहाँ पर 3 रख दो तो 3/2 R, है ना, हो गया ना सिंपल। बस आपको F याद रखना है, और CV अगर आप डायटोमिक के लिए बात करेंगे तो 5/2 R, है ना, इजी हो गया। अगर हम CP की बात करें तो CP के लिए आपको केवल कॉन्सेप्ट याद रखना है कि दिस CP इज इक्वल टू CV + R, R का उसमें ऐड करना है आपको, है ना। ये सारे डेरिवेशन हम देख सकते हैं, पर अभी हम डेरिवेशन की बात नहीं कर रहे, फार्मूला याद रखो, काम चलाएंगे। तो 5/2 R हो जाएगा, ये इसमें R ऐड कर दोगे तो 5/2 R हो जाएगा ना। और अगर डायटोमिक की बात करेंगे तो 7/2 R हो जाएगा, है ना। बस आपको ये फार्मूला याद रखना है ना। आपने अगर ये जो फार्मूले मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि आपने सॉरी, अगर आपने CV का फार्मूला याद रख लिया कि F/2 R होता है ना, और CP का फार्मूला रखते हैं CV + R होता है, तो किसी का भी डिग्री ऑफ फ्रीडम की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, CP फाइंड कर सकते हो, CV फाइंड कर सकते हो। और अगर जेई के न्यूमेरिकल की बात करेंगे, नीट में जो न्यूमेरिकल्स आते हैं उनकी बात करेंगे, तो वहां पर डायरेक्ट फार्मूले आपको यूज करना होंगे। तो डायरेक्ट फार्मूले याद कैसे रखोगे, इन फार्मूले की हेल्प से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में ऐसा आता है कि दो गैस को मिक्स कर देते हैं, तो वहां पर आपको एनर्जी कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट हमेशा यूज करना है। जैसे कि कांस्टेंट वॉल्यूम पर अगर हमने दो गैस को मिक्स किया, तो नेक्स्ट हम देखते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो हम कॉन्सेप्ट यहाँ पर देख रहे थे वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर हमारे पास में आ गया है कि जस्ट अ मिनट, कि अगर हमने दो गैसेस को मिक्स कर दिया, ठीक है, तो आप स्पेसिफिक हीट कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप गामा कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास उसी टाइप का एक क्वेश्चन है, और यहाँ पर हमेशा हमको एनर्जी कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट यूज करना है। 2 मोल्स ऑफ मोनो एटॉमिक गैस इज मिक्स्ड, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि मोनो एटॉमिक गैस का बात किया है ना, और मोनो एटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है, वो सबसे पहले माइंड में आ जाना चाहिए हमारा। मिक्स विथ 6 मोल ऑफ डायटोमिक गैस, है ना। मोनो एटॉमिक गैस का जो n है, नंबर ऑफ मोल्स है, वो है 2, और डायटोमिक गैस का n जो है, नंबर ऑफ मोल्स जो है वो 6 है। तो यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट आप यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे कि टोटल एनर्जी क्या होगा, पहले का हो जाएगा N1
ओके, इंटू एफ बाय 2 F1 बाई 2 RT। और F1 मतलब ये तो मोनो एटॉमिक है तो 3 यूज करना है। तो एनर्जी ऑफ फर्स्ट, आप क्या कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, एनर्जी ऑफ फर्स्ट प्लस एनर्जी ऑफ सेकंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू टोटल एनर्जी। ओके, तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा, N1 प्लस N2 ओके इंटू CV, ओके इंटू CV। टोटल स्पेसिफिक हीट, कांस्टेंट हमको मिक्सचर का बताना ना, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो हमने कांस्टेंट वॉल्यूम पर एनर्जी को ऐड कर दिया। तो N1 प्लस N2 इंटू CV इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, N1 C1, C1 मतलब F1 बाई 2 R, है ना, अभी हमने फॉर्मूला देखा, इंटू T, ओके, प्लस N2 इंटू F2 बाई 2 इंटू R इंटू टी, है ना, तो यहाँ पर भी टी आने वाला है, NCV डेल्टा टी। तो यहाँ पर टी 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 कैंसिल हो जाएगा, है ना। अब अगर हम N1 की बात करें तो कितना है 2, N2 की बात करें तो कितना है 6, CV हमको कैलकुलेट करना है ना। N1 की बात करें तो 2 और मोनो एटॉमिक, यहाँ पर फर्स्ट गेस क्या है, मोनो एटॉमिक है, तो 3 बाई 2 R प्लस N2 कितना है 6 है ना, इंटू F2 डायटोमिक गैस है तो कितना होगा 5 बाई 2 R, है ना। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा और ये 3 टाइम कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास में 8CV इज इक्वल टू 3R प्लस ये कितना हो जाएगा, इसको कितना लिखेंगे 15 लिख सकते हैं ना, तो 15R और 15 प्लस 3 कितना होगा 18R, है ना। तो CV का वैल्यू बताओ कितना आ जाएगा, 18 डिवाइडेड बाय 8R मतलब कि 9/4R। तो ऐसा आंसर कहाँ पर आ रहा है, ऐसा आ रहा है फर्स्ट आंसर, है ना। तो आप देख सकते हैं कि सिंपल सा छोटा सा कॉन्सेप्ट आपने याद रखा और आपका जेई का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में रूट मीन स्क्वायर स्पीड या वेलोसिटी से रिलेटेड है, जो हमको स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन में क्या है, इफ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, है ना, और रूट मीन में तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहाँ पर यूज करते हैं, तो हाइड्रोजन का कितना होता है 2, है ना, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का तो 2 होता है ना। गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर इज 2 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। द रूट मीन स्क्वायर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास 32 होता है ना, कितना होता है 32। सेम कंडीशन इन किलोमीटर, तो हमारे पास में RMS स्पीड ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय RMS स्पीड ऑफ ऑक्सीजन, तो O2H2, है ना, इज इक्वल टू रूट 3RT डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पर हो जाएगा रूट 3RT डिवाइडेड बाय 32, है ना। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो होता है उसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 32 होता है, तो ये ऊपर वाला कैंसिल हो जाएगा, है ना, और ये रूट 32 ऊपर जाएगा, रूट 32 डिवाइडेड बाय 2 और इसका रूट मतलब कि 16 बचा ना। तो अब यहाँ पर अगर हम VRMS ऑफ O2 देखें तो वो होगा, यहाँ पर ये इंटरचेंज कर देंगे, तो VRMS ऑफ H2 डिवाइडेड बाय 4, और वो कितना है 2, तो 2/4 मतलब कि 0.5 किलोमीटर पर सेकेंड, है ना। तो आंसर क्या आएगा 0.5 किलोमीटर पर सेकेंड। आप देख सकते हैं क्वेश्चन बड़े इजी होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आ रहा है, और ये सारे क्वेश्चन हम वो क्वेश्चन देख रहे हैं जो 2024 इस साल आए हुए क्वेश्चन है ना। तो इनका वेटेज बहुत ज़्यादा है, सारे कॉन्सेप्ट का ध्यान से समझना है आपको। क्वेश्चन में क्या गिवन है जरा देखते हैं। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, एक सिंगल मॉलिक्यूल का एनर्जी हमको गिवन है 0.414 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एट टेम्परेचर, किस टेम्परेचर पे होगा। तो यहाँ पर अगर हम एक सिंगल मॉलिक्यूल की बात करें तो हमारे पास में जो फार्मूला होता है एनर्जी का, U इज इक्वल टू होता है 3/2 kT। क्या होता है 3/2 kT। अब आप बोलेंगे सर ये वाला फार्मूला तो आपने बताया नहीं, पर यहाँ पर हमने जब RMS स्पीड की बात किया था या जब हमने एनर्जी की बात किया था तो आपको बताया था कि यहाँ पर 3/2 nRT होता है, और एक सिंगल मॉलिक्यूल के लिए हमको KT यूज़ करना पड़ेगा, है ना, R की जगह K यूज़ करना पड़ता है ना। तो
तो ये हमने लिखा यहाँ पर। अब यहाँ पर u का वैल्यू गिवन है 0.414 और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो इसको जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, इज इक्वल टू 3/2 और k का वैल्यू यहाँ पर गिवन है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, वो कितना है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 और टेम्परेचर हमको फाइंड करना है। तो ये सब कैलकुलेट करने हैं, एक बार कीजिए कैलकुलेट। आपके पास में 3200 केल्विन यहाँ पर टेम्परेचर आने वाला है। कितना आने वाला है 3200, तो हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। ये कैलकुलेशन तो आपको ही करना है। जितने ज़्यादा स्मार्ट आपके कैलकुलेशन होंगे, जितने ज़्यादा करेक्ट आपके कैलकुलेशन होंगे, उतने ज़्यादा मार्क्स आपको आएंगे, क्योंकि यहाँ पर सिली मिस्टेक जो होगी वो कैलकुलेशन में ही होती है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कॉन्सेप्ट हमने देखे एज इट इज यहाँ पर क्वेश्चन में वो कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहे हैं। क्वेश्चन में क्या गिवन है जरा ध्यान से देखो। क्वेश्चन में गिवन है टोटल एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑक्सीजन एट 27 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी देखा था कि टोटल एनर्जी इज इक्वल टू F/2 nRT होता है, बताया था ना ये कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर टोटल एनर्जी का फॉर्मूला यूज करो। F का वैल्यू कितना है, डायटोमिक गैस है, ऑक्सीजन क्या है डायटोमिक गैस है ना, और डायटोमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है 3, तो ट्रांसलेटरी मोशन के लिए, और 2 रोटेशनल मोशन के लिए, टोटल 5, तो 5/2 एन का वैल्यू कितना गिवन है 1 गिवन है 1 मोल, है ना। और टेम्परेचर यहाँ पर 27 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 300 आने वाला ना, तो 27 प्लस 273 आएगा, मतलब कि 300 हो जाएगा टेम्परेचर 300 केल्विन। तो इंटू आर का वैल्यू 8.31 जो हम डिस्कस कर चुके हैं इंटू 300, इसको कैलकुलेट करेंगे। एक बार ये कैलकुलेट आप कीजिए, यहाँ पर हमारे पास में थर्ड ऑप्शन करेक्ट आएगा। कितना आ जाएगा U 6232.5 जूल, है ना। ये कैलकुलेशन आपको ही करना है ना, क्योंकि अगर हम कैलकुलेशन यहाँ पर आपको करके बताएंगे तो आपका कैलकुलेशन इंप्रूव नहीं होगा। आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो आपका कैलकुलेशन यहाँ पर इंप्रूव होगा। ये फार्मूला लिखिए, वैल्यू पुट कीजिए और खुद एक बार ट्राई कीजिए। जैसे ही नया क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्प्ले करते हैं, सबसे पहले आपको खुद कॉन्सेप्ट रिवाइज करके ट्राई करना है ना, और फिर नहीं आता है तो हमारा वीडियो आपको एक बार देख। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है। क्वेश्चन में लिखा है 2 वेसल्स A and B are same size and same temperature that contain 1 gram of hydrogen and B contain 1 gram of oxygen. PA and PE are the pressure of gases, okay, in A and B respectively. PA and PB is equal to, तो यहाँ पर हमको गिवन है कि साइज दोनों का सेम है। अगर साइज सेम है मतलब कि वॉल्यूम इक्वल है, ओके। टेम्परेचर यहाँ पर दोनों का सेम है, तो हमको PA मतलब अगर हम फर्स्ट के लिए फॉर A अगर आइडियल गैस इक्वेशन लगाएं तो क्या होगा PA VA इज इक्वल टू, यहाँ पर 1 ग्राम हाइड्रोजन है तो 1 ग्राम मतलब Na 1/2 हो जाएगा, है ना, इंटू R इंटू T। और कहाँ है सेम टेम्परेचर, तो दोनों का टेम्परेचर सेम है तो T ले लेते हैं हम। सेम एज इट इज अगर हम फॉर B अगर यूज करें मतलब सेकेंड गैस के लिए अगर हम देखें तो वहां पर होगा PB इंटू VB इज इक्वल टू ऑक्सीजन 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मतलब 1 डिवाइडेड बाय 32 R इंटू T, है ना। टेम्परेचर सेम है और वॉल्यूम भी सेम है तो ये कैंसिल हो जाएंगे, R से R भी कैंसिल हो जाएगा। PA डिवाइडेड बाय PB हमको मिलने वाला है 32 डिवाइडेड बाय 2 मतलब कि 16, तो आंसर कितना हो जाएगा 16, है ना। मतलब यहाँ पर इस क्वेश्चन में केवल हमको आइडियल गैस इक्वेशन यूज करना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन से रिलेटेड है ना। क्वेश्चन में गिवन है द टेम्परेचर ऑफ गैस हैविंग 2.0 into 10⁻23 molecules per cubic meter at 1.38 atm, ओके। तो यहाँ पर K का वैल्यू भी गिवन है, हम लिखेंगे PV इज इक्वल टू nRT, या फिर हम लिखेंगे PV इज इक्वल टू कैपिटल NKT, है ना। मैं आपको बता देता हूँ कि ये वाला फार्मूला हम देख चुके हैं और ये फार्मूला हाँ हमने कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है। P का वैल्यू 1.38 और ATM को अगर पास्कल में कन्वर्ट करना है तो हमको 10⁻5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। S और V हम यहाँ पर अगर N/V लिखें तो यहाँ N/V का वैल्यू गिवन है
0 इंटू 10⁻25 मॉलिक्यूल पर क्यूबिक मीटर। तो n बाई वी का वैल्यू यहाँ पर गिवन है, k का वैल्यू हमको पता है और t का वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रेशर हो जाएगा 1.38 इंटू 10⁻5 इज इक्वल टू, यहाँ पर n बाई वी का वैल्यू कितना है 2 इंटू 10⁻25 और k का वैल्यू कितना है 1.38 इंटू 10⁻23 और t यहाँ से हमको फाइंड करना है। तो ये 1.38 से 1.38 तो कैंसिल हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर बचेगा 10⁻5 इज इक्वल टू 10⁻2 क्योंकि 10⁻25 माइनस 10⁻23 10⁻2 इंटू 2। अब ये हो जाएगा t इज इक्वल टू 10⁻5 डिवाइडेड बाई 10⁻2 बाई 2 भी यहाँ पर आएगा, मतलब 1000 डिवाइडेड बाई 2 आ गया, मतलब कि 500 केल्विन आ गया। तो आंसर कितना आया 500 केल्विन, है ना। केवल हमको आइडियल गैस इक्वेशन अगर पता है अच्छे से तो हम यहाँ पर ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में गिवन है n मोल्स ऑफ पॉली एटॉमिक गैस F इक्वल टू 6। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना गिवन है 6 यहाँ पर गिवन है ना। मस्ट बी मिक्स्ड with 2 mole of monoatomic gas so that the mixture have diatomic gas. Okay, behave like diatomic gas, मतलब कि यहाँ पर इक्विवेलेंट जो उनका बनेगा, जो डिग्री ऑफ फ्रीडम मिक्सचर का होगा वो डायटोमिक गैस के डिग्री ऑफ फ्रीडम के बराबर होना चाहिए। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ इक्विवेलेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला हमारे पास में होता है F1 N1 प्लस F2 N2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2, है ना। तो यहाँ पर ये डायरेक्ट फार्मूला हम यूज कर लेंगे। अब ये कैसे आया है, ये C इक्वल टू C1 जो हमने एनर्जी कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट यूज किया था फर्स्ट क्वेश्चन में, वो कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर यूज किया है। तो ये डायटोमिक की तरह बिहेव कर रहा, मतलब 5 और F1 का वैल्यू 6 है और नंबर ऑफ मोल्स कितना है N प्लस F2 का वैल्यू कितना है, मोनोएटॉमिक है तो 3 है और नंबर ऑफ मोल कितना गिवन है 2, यहाँ पर गिवन है 2 मोल, है ना, डिवाइडेड बाई n प्लस 2। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5n प्लस 10 इज इक्वल टू 6n प्लस ये हो जाएगा 6। तो ये हो जाएगा 10 माइनस 6 इक्वल टू n और n का वैल्यू कितना आ जाएगा 4। n का वैल्यू डायरेक्टली आपके पास 4 आ गया। तो आप देख सकते हैं